हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आप सब ने पढ़ा होगा। ध्रुवण मतलब एक तरह से क्या कहते हैं हम, खिंचाव। जैसे एक रबर है, रबर को खींच के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स कर देना क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। उसी तरह से हम यहाँ पे जब बात कर रहे थे कैपेसिटेंस की, तो एक कैपेसिटर में हम पोलराइजेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर में चार्जेस प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। भले ही ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हों, यानी कि ये डाइपोल पैटर्न में अरेंज हों, लेकिन जब हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनके जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। वो परमानेंटली या इंड्यूस्ड फॉर्म में डाइपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल में अरेंज हो जाते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। जैसे अगर यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो सारे पॉजिटिव ये निगेटिव यहाँ पे जाके, ये पॉजिटिव ये निगेटिव एक पेयर के फॉर्म में, ठीक उसी तरह से ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये सारे के सारे क्या डाइपोल मोमेंट एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, डाइपोल्स। इसको हम बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है और ये वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। पोलराइजेशन ऑफ वेक्टर इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्ट इक्वल हो जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो Q/A, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका क्या यूनिट हो जाती है। और अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो कूलम होता है AT और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L-2A और T। ये हमारे पास क्या डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है पोलराइजेशन वेक्टर का। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। हमने पिछले पार्ट में जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कैपेसिटेंस का पढ़ा था, सीरीज में हमने पढ़ा था 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसी तरह हमने पैरेलल में पढ़ा था C1 + C2 + C3। अब हम यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन पैटर्न। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का जो पैटर्न है, तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेट, किस पे, सेपरेशन पैटर्न पे, सेपरेशन ऑफ प्लेट। मतलब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट के अंदर कुछ इस तरह से डाला गया है कि दो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हैं, एक ये डिस्टेंस D1 कवर कर रहा है और एक ये डिस्टेंस D2, दोनों अलग अलग थिकनेस के हैं। ये पॉजिटिव ये निगेटिव। और ये क्या है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हम इसमें मान लें कि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D1 है, उसी तरह से ये जो D2 अगर इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लेट कर लें K2, और टोटल डिस्टेंस सेपरेशन कितना हो जाएगा इनके बीच में, D डिस्टेंस पे लोकेटेड हैं। तो कैसे डाला गया है स्लैब को, स्लैब को स्ट्रेट लाइन में डाला गया है, यानी कि इधर से चार्जेस आ रहे हैं और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरह से सीरीज पैटर्न में ही तो अरेंज हो गए। और जब हम सीरीज पैटर्न में बात करेंगे K1 और K2 का, तो आइए देखते हैं इसकी वजह से जो रिलेशन आएगा कॉम्बिनेशन का वो क्या आएगा। अगर हम बात करें सिर्फ K1 के लिए, जो C होगा ये कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस तक के लिए जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, C, और ये C1 और C2 दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं। नेट C2 हम यहाँ पे इक्वलाइज कर लेंगे कि जो C इक्विवेलेंट है वो कितना है, वो हम अभी यहाँ पे पता लगा लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं C1, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, तो हम बात करते हैं K ε0
A बाई D1 और K क्या K1 क्योंकि इसकी वजह से, और D क्या D1। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहेगा, परमिटिविटी होती है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। और हाँ, इसका जो एरिया होगा वो एरिया भी क्या, जितना एरिया प्लेट का होगा पूरा का पूरा सेम ही तो एरिया ये कवर करेगा। ठीक उसी तरह अगर हम C2 की बात करें तो C2 हमारे पास क्या हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। ठीक है, अगर हम दोनों के टर्म्स में बात करें 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट के। C इक्विवेलेंट का यहाँ पे अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट का हमारे पास फार्मूला तो यही आएगा ना। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 इंटू C2 कितना है K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। हम क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले में यही दोनों वैल्यू लाके पुट कर रहे हैं, बाकी कुछ नया अजूबा नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये K1 ये मल्टीप्लाई में है ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 प्लस में K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा ना। तो जब हम यहाँ पे ऊपर की वैल्यू तो मल्टीप्लाइड में है तो वहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे हम एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, और दोनों जगह से जाने के बाद ऊपर से भी ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। ऊपर कितना बचेगा सिर्फ एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि एक कैंसिल हो चुका है। अगर इसको हम लिखें तो K1 K2 अपॉन D1 D2 फर्दर होल अपॉन में ये K1 अपॉन D1 ये तो बचेगा K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2। अगर हम एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा D1 D2 और ये क्या हो जाएगा D2 K1 प्लस D1 K2। ये तो एलसीएम पैटर्न पे यही आ जाएगा, और यही तो बचा था, इसको ले जाके हम यहाँ पे रख देंगे। क्या हो जाएगा D1 K2 प्लस D2 K1 अपॉन में D1 D2 यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1। ये हमारे पास C इक्विवेलेंट का फार्मूला आ जाएगा। यानी कि जो पैटर्न कैपेसिटेंस का C1 C2 के टर्म्स में था वैसा ही पैटर्न हमें K1 और K2 के रेस्पेक्ट में भी देखने को मिलेगा। अब कंडीशन की अगर बात की जाए कि ये D1 D2 इफ D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू कितना D बाई 2 आधी आधी डिस्टेंस पे हो जाए, दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा D बाई 2 ही तो हो जाएगा। और जब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये देखो D बाई 2 और D बाई 2, तो D बाई 2 को हम ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा इस केस में जो हमारे पास C इक्विवेलेंट आएगा ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हमने ले लिया कॉमन 2 K1 K2 अपॉन क्या बचेगा K1 प्लस K2। ये हमारे पास C इक्विवेलेंस आएगा जब D1 D2 कितना D हाफ के इक्वल हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप K1 K2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1 के रेस्पेक्ट में C इक्विवेलेंट यहाँ से प्लेट सेपरेशन के पैटर्न में डायरेक्टली फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम प्लेट एरिया डिवीजन की। अगर क्या हो एरिया में डिवीजन हो रहा हो, जैसे ये प्लेट है और प्लेट का एरिया बांट दिया गया, ये कहा गया A1 और ये एरिया हो गया A2। ये नेगेटिव चार्जेस थे यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे थे फैले हुए। अगर ये A1 है तो हम लेट कर लेते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है,
दोनों क्या है, अलग अलग स्लैब हैं। सेम स्लैब होते तो K1 K2 K हो जाता, तो हमें ये डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम K लिख देते, आंसर आ जाता। लेकिन दोनों के क्या हैं, स्लैब अलग अलग हैं, तो K1 K2 इनका डायलेक्ट्रिक स्लैब हो गया। इस हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पे हम C1 की बात करें तो C1 हमारे पास क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन डी। हाँ, यहाँ पे देखना D जो है हमारा सेपरेशन प्लेट के बीच का वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरिया वाइज डिवीजन हुआ है, और एरिया वाले डिवीजन का मतलब क्या है, पैरेलली अरेंज हैं, और पैरेलली अरेंज होंगे तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे C2 की बात करें तो K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी, यही तो आएगा। तो हमारे पास C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे C इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन डी प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन डी। अब यहाँ पे क्या, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन हो जाएगा, तो K1 A1 प्लस K2 A2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला किसका, C इक्विवेलेंट का। यानी कि हम डायरेक्टली KA1 के साथ प्लस K2 A2 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन मेंशन की गई है उसी तरह जैसे हमने D1 और D2 को आधा आधा माना था, कि ये जो एरिया है आधा आधा बांट के रखा जाए, यानी कि A1 इक्वल्स टू A2 हो जाए, और टोटल एरिया का कितना हो जाएगा, उस केस में ये आधा हो जाएगा। और जब आधा हो जाएगा तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट उस केस में कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो एज सच ही रहेगा, लेकिन K1 की जगह पे हम K1 और A/2 प्लस K2 A/2, यहाँ से A/2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, K1 प्लस K2। ये जो हमारे पास फार्मूला बचेगा C इक्विवेलेंट का, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D K1 प्लस K2 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या, टोटल फार्मूला हो जाएगा उस केस में जब एरिया A1 A2 क्या हो जाएगा, A/2। तो हम इन दो मेथड से डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जोड़ के कंबाइंड करके हम इनके कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करते हैं। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो और डिटेल में हम इनके क्वेश्चंस बताएंगे। वहाँ पे ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, कभी कभी इस एरिया को भी सेपरेट करके ये डिस्टेंस वाइज या सेपरेशन के हिसाब से डिवीजन हो जाता है, और ये ओवरऑल एरिया के हिसाब से। तो इनका ओवरऑल पैटर्न कैसे आता है, इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। और नीट और जेई का तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ऑलमोस्ट हर साल इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इकट्ठा कर लेना ताकि ये मिसिंग ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है शेयरिंग ऑफ चार्जेस, कि जो कैपेसिटर होते हैं उसमें चार्जेज शेयरिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। चार्जिंग, शेयरिंग ऑफ चार्ज, जैसे यहाँ पे हम बात करें, एक बॉडी है, इसके पास प्लस में कुछ चार्जेस हैं। लेट एज्यूम करते हैं इसके पास चार्ज है Q1 और इसके पास पोटेंशियल है कितना, V1। Q1 चार्ज था, V1 इसका पोटेंशियल था। दूसरी एक बॉडी थी, वॉल्यूम आइडेंटिकल नहीं है ना ही इनका एरिया, इसलिए चार्ज जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा तो अनइक्वल पैटर्न पे शेयरिंग होगी। इसके पास अगर मान ले पोटेंशियल V2 था और चार्ज Q2, कॉम्बिनेशन करा दिया गया दोनों का, एक पर्टिकुलर वायर से इनको जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद अब हमने बताया अगर ये आइडेंटिकल होते तो क्या होता, बराबर बराबर चार्ज मिल जाता इनको। Q1 प्लस Q2 बाई 2 इसको मिलता, Q1 प्लस Q2 बाई Q2
2 इसको मिलता बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लेकिन यहां पे अनइक्वल पैटर्न है, तो यहां पे अगर हम मान लें इसको Q डैश चार्ज मिला और इसको Q डैश 2 चार्ज मिला, और इसके पास लेकिन समस्या ये होगी कि जब दोनों बॉडी को टच करा दी जाएंगी तो उनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, और जब पोटेंशियल यहाँ पे सेम हो जाएगा तो ये कितना V पोटेंशियल दोनों में देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एक केस और, अगर इसका C यानी कि कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो इसकी वजह से जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे, अरे यार, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या कैपेसिटेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं, ये भी C1 और ये भी C2, मतलब कैपेसिटेंस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलरिटी शोन करेगा। अब यहाँ पे हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या कहता है कि जो हमारे पास Q1 है प्लस में Q2 है, यही किसके बराबर होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। यही तो है लॉ ऑफ एडिटिविटी, ये दोनों ऐड होके और ये दोनों सिमिलर हैं, तो दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, C1V1 प्लस C2V2, इसकी वजह से चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, C1V1, और इसकी वजह से C2V2, क्योंकि Q इक्वल्स टू कितना होता है, C इंटू V। इसकी वजह से चार्ज जो देखने को मिलेगा ये क्या, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। देखो V यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल सिमिलर हो गया था। अगले स्टेप में अगर हम V को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2, और यहाँ पे लिखेंगे हम C2V2 प्लस C1V1। यहाँ से अगर हम कैपिटल V यानी कि इसका फाइनल पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। देखो जरा, इस पे Q1 इस पे Q2, अगर हम बात करें इफ टोटल चार्ज कैपिटल Q तो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैपिटल Q के। यहाँ पे अगर हम लिखें C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, कैपिटल Q के, तो ये तो वैल्यू यही लिखी हुई है C1V1 प्लस C2V2, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा Q बाई C1 C2, बट प्लस में रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, C1 प्लस C2। इसको और हम एक पैटर्न पे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। एज सच जो भी वैल्यू गिवन हो उसके हिसाब से हम शेयरिंग करने के बाद जब चार्ज के शेयरिंग हो जाएंगे तो यहाँ से हम नेट पोटेंशियल का जो पैटर्न होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, हम ऑब्टेन कर पाएंगे आसानी से। अब बात कर लेते हैं, जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ उस ड्यूरेशन में एनर्जी का कुछ लॉस होता है। वो लॉस ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, यानी कि इस दोनों कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी अगर इसको हम किससे, U इनिशियल से रिप्रेजेंट करें तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी वजह से हमने पढ़ रखा है जो कैपेसिटेंस में एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ CV1 स्क्वायर, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस में इसकी वजह से कितना, हाफ C2V2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगी, इनिशियल एनर्जी। अब फाइनली जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो इसके पास फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल एनर्जी ये हमारे पास कितनी बचेगी, इसका भी फॉर्मूला वही पैटर्न, हाफ C1V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे सेम है, प्लस में
हाफ C2V²। ये हमारे पास हो जाएगी क्या, फाइनल एनर्जी। अगर हम बात करें कि कितनी एनर्जी लॉस हुई तो इसको कैसे पता लगाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे तो हमारे पास क्या, इनका चेंज पता लग जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं डेल्टा यू या चेंज इन एनर्जी की, तो ये क्या हो जाएगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल वैल्यू हमारे पास है क्या, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² माइनस ये पूरी वैल्यू हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। इन दोनों वैल्यूज को जब हम जो V हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी हमने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा था जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, उस वैल्यू को हम यहाँ पे जो V है यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आती है ये आती है माइनस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल चेंज इन या हीट की फॉर्म में जो लॉस होती है एनर्जी, उसको हम यहाँ पे पता लगाते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे बेस्ड डेरिवेशन नहीं, बट हाँ न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड्स में, तो हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मिल जाता है, भले ही वो 1 नंबर का आए, छोटा सा पोर्शन हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको हम इनके जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। उम्मीद है आज जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पढ़ा है अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई असुविधा अब नहीं होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट बचा हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप बेझिझक वहाँ पे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे के सारे आपको कंटेंट इसी चैनल पे मिलते रहेंगे।